वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी काव्यांश से लिया गया क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह है क्या ही निशब्द निशा। बच्चों, ये जो काव्यांश है वो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। बच्चों, ये पंचवटी से जो लिया गया है, क्या ही है स्वच्छ चांदनी है यह है क्या है निशब्द निशा, ये पंचवटी खंड काव्य से लिया गया है। बच्चों, पिछली वीडियो में भी हमने बताया था कि ये वह स्थान है जहाँ पर राम, सीता और लक्ष्मण के साथ जब वन को जाते हैं तो पंचवटी वह स्थान होता है जहाँ पर ये ठहरने के लिए एक कुटिया बनाते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी ने इस काव्यांश में बताया है कि किस तरह से जो पंचवटी है वो इस समय किस प्रकार से लग रही है। चारों तरफ चांदनी फैली हुई है। व्याख्या करने से पहले बच्चों जान लेते हैं कुछ शब्दों का अर्थ। देखिए, जो निशब्द है, निशब्द का अर्थ होता है बच्चों जहाँ पर कोई भी आवाज़ ना हो, सुनसान जगह। और निशा का अर्थ होता है रात। यानी क्या ही है स्वच्छ चांदनी है यह है क्या ही निशब्द निशा। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि दूर दूर तक पंचवटी में चांदनी फैली हुई है और वह बहुत ही साफ दिखाई दे रही है। और जो रात है वो सन्नाटे से भरी हुई है, कहीं से भी कोई आवाज़ नहीं आ रही है, एकदम सुनसान जगह है स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। स्वच्छंद का अर्थ होता है बच्चों स्वतंत्र, और सुमंद, सुमंद का अर्थ होता है धीरे धीरे, मंद मंद। और गंध वह का अर्थ है हवा या वायु। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि जो हवा है वो बहुत ही स्वतंत्र रूप से धीरे धीरे मंद चाल से बह रही है। निरानंद है कौन दिशा। निरा आनंद का अर्थ होता है आनंद से रहित, यानी कोई भी दिशा आनंद से रहित नहीं है। जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाएं हैं वो आनंद से भरी हुई हैं। कोई भी दिशा निरा आनंद यानी निरा आनंद का अर्थ होता है जहाँ पर आनंद नहीं है। ये निरानंद यानी जहाँ पर आनंद नहीं है, आनंद रहित। लेकिन यहाँ पर जो बताना चाह रहे हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी वो कह रहे हैं कि कोई भी दिशा जो है इस समय आनंद से रहित नहीं है, चारों दिशाएं आनंद से भरी हुई हैं। बंद नहीं है अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। अब यहाँ पर एक शब्द आया है बच्चों, नियति नटी। ये जो नियति नटी है, नियति कहते हैं भाग्य को, और नटी यहाँ पर है नर्तकी। जो नृत्य कला में निपुण होते हैं उसे कहते हैं नटी। नट इसका जो है पुरुष होता है तो उसे नट कहते हैं, और जो महिला होती है जो उसे नटी कहते हैं। तो नियति नटी यहाँ पर भाग्य रूपी नर्तकी को कहा गया है कि जो हमारा भाग्य लिखती है, जो भाग्य रूपी नर्तकी है उसके कार्य कभी भी नहीं रुकते हैं। बंद नहीं है अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। यहाँ पर जो बच्चों समझाना चाह रहे हैं कवि कि जो भाग्य होता है, भाग्य रूपी नर्तकी होती है, वो दिन रात कार्य करती रहती है, लोगों का भाग्य लिखती रहती है। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप, मतलब कितने एकांत भाव से और कितने शांत और चुपचाप होकर के लोगों का भाग्य लिखती रहती है। रात हो जाती है, रात में लोग शांति से सो रहे हैं, लेकिन जो हमारे भाग्य की नर्तकी है वो हमारा भाग्य लिख रही होती है, और एक पल में ही हमारा जो जीवन है, जीवन की कहानी बदल जाती है। ये जो भाग्य नियति होती है, नर्तकी होती है, ये अपने क्रियाकलापों को बहुत ही शांति से पूरा करती है और बहुत ही एकांत भाव से अकेले अकेले और चुपचाप अपने कर्तव्यों का निर्वाह करती रहती है। हम लोग शांति से रहते हैं, हमें कुछ भी पता नहीं होता है कि अगले पल हमारे साथ क्या होने वाला है। ये जो नियति है, ये जो हमारा भाग्य होता है, जब ये अपने कार्य को पूरा करती है तो जब हमारे लिए अच्छा करती है तो एक पल में हमारे जीवन की कहानी बदल जाती है और हमारे साथ अच्छा ही अच्छा होने लगता है। हमें पता भी नहीं होता कि कब हमें वो वस्तु मिल जाएगी जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी, और हम बहुत आनंदित होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक पल में ही कुछ ऐसा हो जाता है कि जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। वो नियति जो होती है, जो भाग्य नर्तकी होती है, वो हमारे लिए कुछ ऐसा लिख देती है, कुछ ऐसा बुरा हमारे भाग्य में लिखा जाता है उस समय जब हमें पता भी नहीं होता
हमें कुछ मतलब हमने सोचा भी नहीं होता है कि ऐसा भी हमारे साथ हो सकता है, और वो बड़े ही एकांत चुपचाप से हमारे भाग्य में वो बुरा वक्त लिख जाती है। और आपने कभी कभी देखा होगा, हम एकांत चुपचाप खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन एकांत से कहीं से कुछ भी एक घटना हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, और उसका जो दुष्प्रभाव है हमारे पूरे जीवन पर पड़ता है, और जो है हमारी कहानी ही बदल जाती है। तो यहाँ पर जो कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी, वो यही कहते हैं कि जो भाग्यनती नर्तकी है वो एकांत से उसके कार्य कभी भी नहीं रुकते, वो चुपचाप अपना कार्य करती रहती है। ये तो थी इसकी व्याख्या बच्चों। लेकिन बच्चों को अच्छा लगता है कि जब उन्हें लिखा लिखाया मिल जाए कि हम किस प्रकार से संदर्भ लिखेंगे, किस प्रकार से प्रसंग लिखेंगे, किस प्रकार से व्याख्या लिखेंगे, किस प्रकार से काव्य सौंदर्य लिखेंगे। इसी प्रकार बच्चों सबसे पहले आप जो है उसका संदर्भ लिखते हैं, प्रसंग लिखते हैं, फिर व्याख्या लिखते हैं, फिर काव्य सौंदर्य लिखते हैं। तो इसीलिए हमने जो है ये लिख करके आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आप परीक्षा में लिखेंगे, और वीडियो को रोक करके आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले लिखा जाता है संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित पंचवटी शीर्षक काव्यांश से उद्गृत है, और इसके रचयिता हैं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इस प्रकार बच्चों आप लिखेंगे इसका संदर्भ। बच्चों ये जो पंचवटी है एक खंड काव्य है, तो यहाँ पर एक शब्द और बढ़ा सकते हैं कि ये पंचवटी खंड काव्य शीर्षक काव्यांश से उद्गृत है। अब लिखेंगे आप इसका प्रसंग कि पंचवटी में दूर तक चांदनी फैली हुई है, उसी का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि। प्रकार बच्चों आप व्याख्या लिख सकते हैं, इसमें से देख करके आप नोट कर लेंगे। ये इसीलिए दिखाया जा रहा है कि बच्चों को लिखा लिखा मिल जाए, ताकि वो आप कॉपी में उसको लिख लें। पंचवटी में जो दूर दूर तक चांदनी फैली हुई है वह बहुत ही साफ दिखाई दे रही है। रात सन्नाटे से भरी हुई है, कोई शब्द नहीं हो रहा है। वायु स्वच्छंद गति से अपनी स्वतंत्र चाल से मन मन बह रही है। इस समय उत्तर पश्चिम आदि सभी दिशाओं में आनंद ही आनंद व्याप्त है, कोई भी दिशा आनंद शून्य नहीं है। ऐसे समय में भी नियति नामक शक्ति विशेष के समस्त कार्य संपन्न हो रहे हैं, कहीं कोई रुकावट नहीं है। नियति नटी अपने क्रियाकलाप को बहुत ही शांति से संपन्न कर रही है, और वह एकांत भाव से अर्थात अकेले ही अकेले चुपचाप अपने कर्तव्यों का निर्वाह किए जा रही है। तो इस प्रकार बच्चों आप ये देख करके नोट कर लेंगे कॉपी में, और जो व्याख्या है उसको अभी जब आपने समझा है, अगर ध्यान से सुना होगा, तो व्याख्या को आप अपने आप भी लिख सकते हैं। अब समझते हैं बच्चों इसका काव्य सौंदर्य। इस प्रकार बच्चों आप काव्य सौंदर्य लिखेंगे। पहला जैसे इसमें बताया है कि नियति के कार्यकलाप दिन रात निरंतर चलते रहते हैं, उसमें कोई रुकावट या व्यवधान नहीं आता है। दूसरा है इसमें भाषा। भाषा क्या रहती है? भाषा इनकी जो है साहित्यक है और खड़ी बोली है। तीसरा है इसमें छंद। छंद इसमें मात्रिक है। अलंकार है अनुप्रास और रूपक, और रस शांत है, और शैली भावात्मक है। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो रस है वो शांत है, शैली यहाँ पर भावात्मक है। बच्चों परीक्षा में आपको सभी लिखना होता है, संदर्भ भी लिखेंगे, प्रसंग भी लिखेंगे, और इसका काव्य सौंदर्य भी लिखेंगे। और सबसे पहले लिखने से पहले लिखा जाता है बच्चों संकेतांक, कि आप किसका अर्थ लिखने जा रहे हैं, किसकी व्याख्या करने जा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये 2 शब्द आप लिखेंगे, 3 शब्द, और चुपचाप और बाद में जो है सब में ऐसी इस तरह से करके डॉट 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 लगा देंगे। ठीक है, क्या ही है स्वच्छ डॉट डॉट लगा के, और चुपचाप ये संकेतांक लिखेंगे। तब आप संदर्भ लिखेंगे, फिर प्रसंग लिखेंगे, फिर उसकी व्याख्या, बाद में काव्य सौंदर्य। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम इतना ही समझेंगे। मुझे आशा है कि आपको इसकी व्याख्या बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगी। और नीचे आपको लिखा लिखाया भी दिखा दिया है कि वहाँ पर से आपको पढ़ने में आसानी होगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ पढ़कर आप समझ सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें बच्चों, ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिल सके। धन्यवाद।